देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ है समी इब्राहिम और सईद काजी। प्रोग्राम में सबसे पहले हम आज इस पर बात करेंगे कि मुल्क में इस वक्त लॉन्ग मार्च और जलसे जुलूसों की सियासत हो रही है। हर कोई आवाम को अपनी तरफ खींचने में मसरूफ नजर आ रहा है। कहीं वजीर आजम के खिलाफ रैलियां निकल रही हैं और कहीं पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया जा रहा है। और तो और अब तो हुक्मरान इत्तेहाद की जो जमात है मुस्लिम लीग काफ, इसने भी पीपल्स पार्टी को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। चौधरी परवेज इलाही ये कहते हैं कि अगर बिजली और महंगाई के बहरान को खत्म ना किया गया तो वो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। एक जानिब हुकूमत और अपोजिशन की बयानबाजियां और धमकियां, और अब इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ भी मैदान में आ गई है। क्या इन सब का नतीजा एक ही निकलेगा, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब हम बात करेंगे, एक तरफ तो मुल्क के दाखिली हालात और उन पर सियासत की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस का भी हमें सामना है। इसी माह शिकागो कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक इसका दावतनामा नहीं दिया गया। वज़ीर ख़ारिजा ये कहती हैं कि वो 48 ममालिक की नाराजगी मोल नहीं ले सकते। नेटो सप्लाई खोलने का वक्त आ गया है। सवाल यह है कि अगर हम 48 ममालिक को नाराज नहीं कर सकते, नाराज करना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, तो क्या अपनी शराइत मनवाए बगैर सप्लाई खोलना पाकिस्तान के मफाद में है? इस बारे में हमारे हुक्मरान जो है वो क्या सोच रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे हैदराबाद से इरफान अराई होंगे, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे रिपोर्टर कामरान खान, और कराची से होंगे मुनव्वर आलम। और ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, आपकी भेजी गई ईमेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। खुशामदीद। आज सारा दिन क्या होने वाला है, क्या अहम खबरें, ये आपको सुबह हमारे प्रोग्राम में हर रोज पता चल जाता है। आज के हम ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं जान लेते हैं समी साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो कुछ प्रपोजल्स दी हैं स्टैंडिंग कमेटी ने, क्योंकि ये तो हम बात कर चुके हैं कि एक खासा बड़ा डेफिसिट आ रहा है इस बजट में। और कल की खबर एक ये भी थी कि बहुत शिद्दत से और तेज़ी से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरेंगे, जो हमने पेमेंट्स करनी है, क्योंकि बाहर से आने वाली रकम के रस्ते मसदूद हैं और हमने अब पेमेंट्स करनी है। एक तो ये मामला, और ये क्या प्रपोजल्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी आई थी। एक तो ये कि 2 साल के अंदर जिस प्रॉपर्टी पे कोई डील होगी उसमें 10% टैक्स लगेगा। फिर ये प्रपोजल भी आई है कि जो 3 लाख जितनी भी गाड़ियाँ साल में बिकती हैं, ये कौन लोग हैं, खरीदने वाले कौन है, क्या टैक्स देते हैं या नहीं देते। और तीसरी प्रपोजल वो भी बहुत अहम कि 10 लाख से ज़ायद जिसका अकाउंट है उसके अकाउंट्स की एक्टिविटी चेक की जाए। मामला ये है कि ये एक तजवीज़ भी आई है और कोशिश भी है, और साथ साथ उन्होंने कहा कि FBR की परफॉर्मेंस से वो बिल्कुल मुतमिन नहीं है। ये स्टैंडिंग कमेटी फौजी अवाब साहब ऐसे हेड करती हैं। तो ये प्रपोजल सामने आएंगी, ये आएंगी सामने, कहीं ना कहीं से तो पैसे आने हैं, हमने वो ब्रिज करना है। तो ये किस पे तलवार गिरेगी, उमरा को टैक्स लगेगा या गुरबा को, ये इस पे हम बहस करेंगे और इस खबर पे डिस्कशन करेंगे। दूसरी खबर भी कुछ कम आम नहीं है शाजिया, एक रहीम और सकीना की कहानी है। वो 2 साल से बैठे हैं प्रेस क्लब, जो कराची का प्रेस क्लब है उसके बाहर, और उन पे क्या बीती। जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़माने में इस शख्स के वालिद ने अपनी ज़मीन पट्टे पे दी थी, ठेके पे दी थी एक ज़मींदार को जो कि बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, और वो उसने कब्ज़ा कर लिया। फिर अदालत में केस किया, अदालत ने इसके हक़ में कर दिया, और केस इसके हक़ में जब हुआ, इसके वालिद के हक़ में, तो इसके वालिद कत्ल हो गए चंद दिन बाद फैसले के। अब ये 2 साल से वहाँ बैठा है, और इसकी कहानी, रहीम और सकीना की कहानी, मुझे ऐसे लगा जैसे इस मुल्क के अवाम की कहानी है, तो इसको हमने शामिल किया। फिर एक और भी कहानी बड़ी दिलचस्प है, और जो यूरोप और यूनान की कहानी है। यूनान में कल टॉक्स फेल हो गई, नए इलेक्शन की तरफ इशारा मिल रहा है। आज हम खास तौर पे बात करेंगे कि ये जो वीकर लिंक था यूरोप का, ज़ाहिर है यूनान सिर्फ 2% है पूरी यूरोपियन यूनियन का, और ये अब गिर रहा है। तो क्या ये पूरा वो जिस तरह हाथी के वो नाक में चली जाती है चींटी, वो मामला होगा? क्योंकि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल वहाँ पैदा हो गई है, और यूँ आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इन 3 खबरों पे का आज हम चर्चा करेंगे। सही समी साहब, आपके पास कितनी शाजिया, खबरें तो बहुत हैं। आपने जिक्र किया अपनी ओपनिंग में कि नेटो सप्लाई की बहाली की बात हो रही है, तो उससे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की बात आती है। तो 2 अमेरिकी सेनेटर हैं काजी साहब, सेनेटर डायन फाइनस्टाइन और सेनेटर जॉन कैरी। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हक़ानी नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं उठा रहा, और लगता है कि अमेरिका को खुद ही इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब इस पर बात करेंगे कि वो कार्रवाई क्या हो सकती है, और नेटो सप्लाईज़ की जो बंदिश है वो क्या, उसमें पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं। क्योंकि इस्लामाबाद से हमें ये खबरें आ रही हैं कि जो मुलाकातें हुई हैं जनरल कियानी की जनरल जॉन एलन से, जो नेटो के स्टाफ कमांडर हैं, और अफ़गानिस्तान आर्मी के सरबराह जनरल करीमी से, उसमें खासी
बर्फ़ पिघली। और फिर कुछ हमें ये सोर्सेज बता रहे हैं कि टर्की जो हमारा एक दोस्त मुल्क है वो नेटो सप्लाई खुलवाने के मामले में वेस्टर्न कंट्रीज़ और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी जो डिप्लोमेसी है उसमें उनका बड़ा रोल है। आज उस पर बात करेंगे। एक काई साहब 13 मई, क्योंकि कल इतवार था, हमारा प्रोग्राम नहीं था, यह डोमेस्टिक मामला है। आज से कई साल कबल 1978 में सहाफ़ियों को कोड़े मारे गए थे, 4 सहाफ़ियों को, और यौम स्याह था, मनाया जा रहा था। ये बुनियादी तौर पर ये कोड़े क्यों मारे गए, आज जो नौजवान सहाफ़ी हैं उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में ये जो आज़ादियाँ हैं इसके लिए सहाफ़ियों ने कितनी कुर्बानियाँ दी। डंडे तो आज भी पड़ते हैं, लेकिन वो अक्सर काजी साहब कहते हैं ना कि ये बड़ी तारीफ़ करें ये जो सहाफ़ती आज़ादियाँ जनरल मुशर्रफ साहब ने दी हुई हैं। तो ज़रा मैं इस पे बताऊंगा आज के जो डिक्टेटर्स ने क्या हाल किया। और मुझे लगता है अब मारने का ना वो कला हज़रात ने नहीं ले लिया, ये भी सहाफ़ियों पे अटैक करते रहते हैं आज कि आज़ादियाँ किस तरीके से सहाफ़ियों ने हासिल की हैं, इस पर बात करेंगे। फिर शाज़िया, इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला आज पार्लिमानी कमेटी में आएगा। अपोजिशन तो रिजेक्ट कर चुकी है जो 3 नाम दिए थे वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने, लेकिन ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि आज हुकूमती कोशिशें होगी कि जस्टिस रिटायर्ड मुनीर शेख को वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी तकर्री करवा सके। फिर थोड़ा कुछ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कुछ स्टोरीज़ मैंने निकाली हैं। हैदराबाद में एक बड़े मशहूर न्यूरो सर्जन हैं डॉक्टर आफ्ताब कुरैशी, वो हैदराबाद से कराची जा रहे थे क्योंकि दोनों जगहों प्रैक्टिस करते थे। उनको रास्ते में अगवा कर लिया गया और काजी साहब अभी तक हैदराबाद और कराची पुलिस पर्चा उन्होंने इसलिए दर्ज नहीं किया कि वो ये तयन नहीं कर सकी कि किस हद में, किस थाने की, किस पुलिस की हद में वो लापता हुए। तो इस मामले पर बात करेंगे। इसके अलावा एक खबर आई है न्यूयॉर्क से। वैसे तो MQM ने जो सिंध में मज़ीद नए सूबे बनाने की जो कोई उन्होंने मुतालबा पेश नहीं किया, और सिंध असम्बली में भी सिंध के अंदर जो सूबा बनाने की कोई अगर करारदाद है तो उसकी मजम्मत की है उन्होंने। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि MQM के बाज़ साबिक ओहदेदारान जो न्यूयॉर्क में हैं, जिनमें साबिक डिप्टी मेयर भी शामिल हैं, अरकान असम्बली भी हैं, वज़रा भी हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि जनूबी सिंध के नाम से एक नया सूबा बनाया जाए। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन को हक़ाइक़ से बेखबर रखा जा रहा है। और इस वक्त जो सिंध है उसके अंदर ये सूबा बनाना ज़रूरी है। इस पर बात करेंगे। और फिर एक स्टोरी जो पाकिस्तान के अवाम जिससे रोज़ाना हम जिस दर से गुजरते हैं, छावनी में, शुमाली छावनी में गुलदश्त कॉलोनी में एक 5 साला बच्चा वकास सड़क पर खड़ा था। एक कार के आगे कुचला गया, कार के नीचे आके कुचला गया। कार ने कुचल उसको इसलिए दिया कि जो ड्राइवर था काजी साहब वो गाड़ी चलाते वक्त अपने सेल फ़ोन पर बात कर रहा था। तो ये जो मामला है कि हम अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतौर शहरी अदा नहीं कर पाते, लेकिन सड़कों पर खड़ी जो पुलिस है वो किस कदर लॉ इन्फोर्समेंट करने में कामयाब हो रही है, ये जो शहरों के अंदर, इस पर भी अगर आपने मौका दिया तो यकीनन सबको मौका देते हैं बात करने का। लेकिन अभी हमें सबसे पहले बात करनी है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चल रहा है, लेकिन अब तो हुक्मरान इत्तेहाद जमात जो मुस्लिम लीग काफ है वो भी मैदान में आ गई और हुकूमत को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि अगर महंगाई और तवानाई का बहरान हल ना किया गया तो वो हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं। समी साहब, इस सारी सिचुएशन से लगता नहीं कि हुकूमत का फेलियर खुलकर सामने आ गया कि आपके इत्तेहादी भी अब आपको धमकियां देने लगे? मैं तो इसको बड़ा खुशाइन समझता हूँ कि अगर कोई हुकूमती इत्तेहादी इसलिए अपनी हुकूमत से अलहदा होने की धमकी दे रहा है कि जिसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो आवाम के मसाइल से है, यानी जो तवानाई का बहरान है उसने पूरी लाइफ को पैरालाइज करके रखा हुआ है। और अगर मुस्लिम लीग काफ ये कहती है कि जनाब आप तवानाई के बहरान को ख़त्म करें और अगर आप ये ख़त्म नहीं करेंगे तो हम आपसे अलहदा हो जाते हैं, तो गालबन ये एक अवामी मसले पर और हुकूमतें इसी तरह अगर गिरें और टूटें तो ये निज़ाम की कामयाबी की अलामत है कि वो सियासतदान जिनके ज़िम्मे ये काम है कि उन्होंने मुल्की हालात को बेहतर बनाना है, आवाम को कोई फलाह बहबूद का ख्याल करना है, अगर वो उनके ख़राब हालात की वजह से हुकूमतों से अलहदा होते हैं तो ये तो बड़ी कायसा अच्छी बात है। मेरी राय मुख्तलिफ है समी साहब, ये कहते ज़रूर हैं, अलहदा नहीं होते। जहाँ पे इनका मफाद है ये चिमटे रहते हैं, फेस सेविंग करने के लिए ये आते हैं। जब लोग बिलबिला उठते हैं तकलीफ से, जब लोगों को बिजली 12-12, 14-14 घंटे या इससे भी ज़ायद नहीं मिलती, तो फिर जाहिर है नीचे से प्रेशर आता है तो कि हम अलहदा हो जाएंगे, लेकिन ऊपर से जहाँ इनकी वारदात जारी है वहाँ जारी रहते हैं। मफाहमत का क्या मतलब है? ये यहाँ हुआ क्या है? यहाँ जेन्युइन अपोजिशन ही ख़त्म कर दी गई है कि सबको शामिल कर लो ताकि सारे इसी में शामिल रहें, कोई एतराज़ ना करे
और उसके बावजूद क्यों आपको मुस्लिम लीग नून ओपोजिशन नहीं लगती? पहले आई थी ना, साथ आए थे ना, अंदर रहे, पूरी कोशिश हुई काबल डाउन करने की कि ये इकट्ठे जुड़े रहें, मगर नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि फिर ये जिस तरह से आप तारीख अपने टेबल पे बैठ के नहीं लिख सकते ना, हालात भी मारूज के हालात हैं, वो आपको फोर्स करते हैं कुछ करने के लिए। मगर बुनियादी तौर पर जो पीपल्स पार्टी की ये हुकूमत और उसकी जो स्ट्रेटजी और पॉलिसी थी वो ये थी कि सबको शामिल कर लो। लेकिन अब बात क्या है, पीपल्स पार्टी तो एक कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में बनी थी, एक लड़ाई थी ज़िया उल हक से, एक नजरिया था कि जी नहीं ये मार्शल लॉ नहीं होगा, ये फौजियों, ये अवाम की पार्टी है, अवाम का राइट है रूल करना। कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में नहीं बनी थी, ये अयूब खान के जमाने में बनी थी। एक मार्शल लॉ, एक माइंड सेट की बात करूं, आप उसको कह लें यकीनन कि जी असल रूलिंग जो रूल करने का जो हक है वो अवाम को है, वही जुल्फकार अली भुट्टो नारे लेके आए। मगर ये क्या हुआ कि अच्छा, ये कैसे आपने डिटरमिन कैसे कर लिया कि ये अगर कोई पार्टी ये बात भी करती है कि ये अवाम को, कोई मुझे बता दे कोई अलग हुआ है, कोई एक सिग्निफिकेंट एमक्यूएम अंदर बाहर एमक्यूएम एक दो बार हुई है, फिर अंदर, लेकिन जब जिस मसले पर ये बात ये कॉस्मेटिक सी तब्दीली नहीं, काजी साहब जिस मसले पर एमक्यूएम अलहदा हुई थी उस वक्त प्राइसेस बढ़ा दी गई थी, उन्होंने कहा इनको कम करें, जब गवर्नमेंट ने कम की तो वो वापस आ गए। कौन सी प्राइसेस अब कम है? 103 रुपए, उन्होंने कहा आप बाहर जाएं। जब उन्होंने लड़ाई की थी तब 70-80 रुपए बढ़ी थी, अब 103 रुपए हो गई, वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। यार असल बात यह है कि कोई भी रियल चेंज, सारे ये जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस वक्त मनस्सा शऊर पे जो सामने है, ये अफोर्ड नहीं कर सकती सियासत से बाहर जाना। उसकी वजह यह है कि सियासत के साथ बहुत से कारोबार मुंसलिक हो गए हैं बड़ी, और आप बाहर रह के अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर रहना, लिहाजा हर गवर्नमेंट में होते हैं ये सारे। और फिर पीपल्स पार्टी ने खास तौर पर क्या किया कि इसकी जो शनाख्त थी जो वो ये थी कि भाई एक पैरेलल, एक मुतवाजी पार्टी, एक मुतवाजी निज़ाम के साथ सामने आई है। मगर ग्रेजुअली जुल्फकार अली भुट्टो के शहीद कर दिए जाने के बाद ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि ये मफाहमत की तरफ आके पूरी तरह कोऑप्ट हो गई, जुड़ गई। अब पीपल्स पार्टी दो है, इनफैक्ट इसका अलमिया बड़ा अजीब है। एक नीचे पीपल्स पार्टी है जो पीपल्स पार्टी को अपने दुखों की वजह से वोट देती है, उन्हें कहती है जाओ लड़ो इनसे, और उनको जुल्फकार अली भुट्टो की याद उनके दिमाग का, उनके शऊर का हिस्सा है। और एक ऊपर पीपल्स पार्टी जो मफाहमत की पीपल्स पार्टी है। अब मैं सिर्फ इतना इशारा करके फिर समी साहब को कहता हूँ कि वो आए, ये ऐसी ही पीपल्स पार्टी थी जिस तरह अगले दिन हमने यूनान का जिक्र किया था, पसोक, जिसमें से सिरेजा निकल के बाहर निकली है, और वो मेन पार्टी जो मेन स्ट्रीम पार्टी थी वो हार गई है। हम ये कहते हैं ना ये कांस्टेंट रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे कुछ नहीं रहता कायनात में कोई चीज। बहरहाल काजी साहब आप, मैं नहीं, मैं देखें यूनान की अपनी रियलिटीज हैं, पाकिस्तान की अपनी रियलिटीज हैं। वो जो सरेजा वहां से निकल के बनी, वो जो सोशलिस्ट पार्टी का वहां पर जो अपना छोड़ देता वो अलग है। मैं देखिए आप ये बता दें, मुझे पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप, मुझे एक बात याद आ रही है, कल वो मैं उस खबर का भी जिक्र करूंगा क्योंकि 13 मई के हवाले से सहाफ़ियों का वो जिनको कोड़े जिन्होंने खाए, खावर नईम हाशमी, नासिर जैदी, मसूदुल्लाह और इकबाल जाफरी, उनके हवाले से एक तकरीब थी यहाँ पर एक जगह पर। तो वहाँ पर इम्तियाज़ आलम साहब ने एक स्पीच की, उसमें बाकी तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी उसमें खूबसूरत कही कि क्योंकि पॉलिटिशियन एक साफ टारगेट है, सहाफ़ियों का भी साफ टारगेट है, वो पॉलिटिशियंस के बारे में बड़ी बातें करते हैं, उनको बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर देते हैं हर काम में। उनका कोई अच्छा काम भी हो वो उनको बुरा लगता है क्योंकि आसान है उन पर डिस्कस करना, उनको टारगेट करना। कोई करे ना बात, उन्होंने खुल के बात कही, कोई करे ना बात DHA की, को करे ना बात मिलिट्री के अंदर करप्शन की, उनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग की, को करे ना जुडिशरी के अंदर बात कि उनका क्या किरदार है, उन्होंने क्या किया है, उनके अंदर क्या मफामत है एग्जेक्टिव, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन क्योंकि सियासतदान एक सॉफ्ट टारगेट है, वो एक पब्लिक से आते हैं, पब्लिक फिगर होते हैं, इसलिए काजी साहब उन पर डिस्कशन करना बहुत आसान है। और वो हम सारे जो हर आदमी जो है ना वो कर रहा है। चलें आप जवाब दें। फिर मैं बताएं NICL का जो था, तो जो करप्शन थी जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा कि हम करेंगे, उस पर क्यों नहीं किया हमारे जो सुप्रीम कमांडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, क्यों नहीं सामने लेके आई ये एलीट जो है हमारी सिविलियन एलीट कि ये फौज ने किया, लाओ सामने हमारे। मैं 2000 दफा कह चुका हूं, आइन की ताकत आपके पास दी है, आपको हम टैक्सेस देते हैं, ये मैंने लेके आनी है। आप कहते हैं ये सॉफ्ट टारगेट है। बात ये है कि आपके सियासतदान भी सॉफ्ट टारगेट को पढ़ते हैं, वो भी नहीं लड़ना चाहते वहां पे जो हमें वो कह रहे थे ना कि आप लड़ें। ये इस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट 4 साल से बैठी है, अगर फौज ने करप्शन की है तो मैंने लेके आनी है बाहर, नैब को लगाएं, आइन में तब्दीली करें, आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है। आप होता क्या है, हम जब सियासतदानों को उनका फरीजा याद दिलाते हैं तो कहते हैं नहीं डेमोक्रेसी खत्म नहीं, फरीजा नहीं, जब हम ये कहते हैं आप क्या कह रहे हैं, सर मुझे खत्म करें। जब हम कहते हैं कि आपकी पॉकेट्स फूल रही हैं, ये कहां से आई हैं, आपके यहाँ ऑफिस में आने से पहले एक घर था, आपके 7 घर कैसे हो गए, क्या है आपका कारोबार, ओहो जमहूरियत खतरे में होगी।
ये ड्रामा बंद करें। हम आपके साथ हैं, हमने आपके साथ कोड़े खाए हैं, हम आइंदा भी खाएंगे, मगर आप करप्शन ना करें, आप अवाम की खिदमत करें और फौज का बहाना बना के इस सारा कवर अप ना करें। हम तो अच्छा, ये कह अब रहे हैं। अगर जहां तक तो आप ये बात कहते हैं ना कि हम सियासतदानों को फ्रीजर दिलाएं, आप तो ये बात नहीं कहते। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं क्या ताल्लुक है इन सियासतदानों का आवाम से, क्या कनेक्शन है, इनको इनकी तकालीफ का क्या एहसास है, और जमहूरियत आप कहते हैं उसका नाम खवाजियत रख दें। आप तो इस निजाम को लपेटने की बात करते हैं। आप कहां ये, जब मैं कहता हूं मैं लपेटने की सुन लेना, आप जिसमें अवाम बर्बाद है उसको लपेट दें। सुन ले, ये पता कल क्या कह रहे थे? सिस्टम डिरेल ना करें। कौन सा सिस्टम? जिसमें रहीम और सकीना बर्बाद है। कौन सा सिस्टम? जिसमें ये और इनकी औलादें जो हैं, इनकी नस्लें संवर गई हैं, ये लगता है इस मुल्क के बासी ही नहीं है। इनकी गाड़ियां देखें, 5-5 करोड़ की गाड़ी में, 2-2 करोड़ की गाड़ी में ये बैठे हुए हैं। कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि अवाम से इनका डिस्कनेक्ट नहीं है। कौन से वो अस्पताल है? क्या इस रूलिंग एलीट का कोई आदमी उस अस्पताल में इलाज करवाता है जिसमें गरीब करवाते हैं? तो क्या ताल्लुक है? मैं एक जवाब दे दूं, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन जो अगली बात है, जब इनसे ये कहते हैं कि अवाम वोट के जरिए सिस्टम को तब्दील कर देते, तो ये फरमाते हैं नहीं, इन सियासत ये खैर की खबर है ही नहीं। ये अब देखें ना, अब ये फरमाएंगे। अब गिलानी साहब आ जाते हैं, यहाँ पर बात आ जाती है जब मैं कहता हूँ कि सॉफ्ट टारगेट है, फिर इनडायरेक्टली ये बात होती है किसी और निजाम की, इनडायरेक्टली ये बात होती है, इनडायरेक्टली ये बात हो जाती है बांग्लादेश मॉडल की, टेक्नोक्रेट्स मॉडल की। मुझे कॉल लेने दें। पॉलिटिकल लीडरों में औकात है, जर्नलों बड़ी औकात है, जाके फांसी लगा पॉलिटिकल लीडर, यहाँ से मुल्क बदर हुआ, बेनजीर भी यहाँ पर धमाके का बम का निशाना बनी। इन सियासतदानों पर आपके लिए ये सॉफ्ट टारगेट है, आपके लिए ये सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, ये इन्होंने कोड़े खाए, इन्होंने जेलें काटी। एन पैटरसन के सामने जाके ये सजदे करते हैं। अभी तक किसने नेटो सप्लाई बंद की हुई अभी तक, जो हम बात कर रहे हैं? लेकिन अब खोलने की बात गवर्नमेंट ने हम बात करते हैं। अब देखें, अब क्रेडिट की बात आई ना, क्रेडिट की बात आई तो कहते हैं फौज ने की हुई है, यानी ये है आपका बेसिकली जमहूरियत के बारे में। दिस इज, इससे मुझे आपकी जमहूरियत है तो अल्लाह ही हाफिज़। काई साहब मैं कॉल ले लूं, समी साहब मैं कॉल ले लूं, प्लीज। दुबई से कॉलर है हमारे साथ राशिद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी राशिद। सर बहुत जबरदस्त बहस चल रही है, इनको कहें कि कुछ थोड़ा सा कॉलर्स को भी वक्त दे दिया करें। जी बात करें। अच्छा सर, ये हिना रुबानी साहिबा वापस आई है खैर से अपने मुल्क में बरतानिया का दौरा करके, और आते ही उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है जो कि बहुत ही मेरा ख्याल में मुल्क के खिलाफ बातें की हैं। वो ये कि जी हम 48 मुल्कों से कैसे मुकाबला कर सकते हैं, हम उनसे डरे हुए हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। मैं खुद भी, जो हिना रुबानी साहबा कहती हैं कि मैं खुद इस हक में हूँ कि सप्लाई खोली जाए। सही, ये क्या सर हमें समझा रहे? अवाम कह रही है कि सप्लाई ना खोली जाए, ये हुकूमत कह रही है सप्लाई खोली जाए, ये कहाँ जाके बात टिकेगी? बहुत शुक्रिया राशिद आपका। बिल्कुल एक बड़ा हमने भी इस पे डिस्कस करना है। नेटो सप्लाई 48 ममालिक की नाराजगी हम मोल नहीं ले सकते, लेकिन हमारी शराइत मानी नहीं गई हैं। क्या ये हमारे मफाद में है सब कुछ? देखिए, जो हिना रबानी खर साहबा ने बात की ना, बतौर वज़ीर ख़ारजा जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो उनका एक अपना ओपिनियन है, और डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि उसमें एक ओपन डिबेट होती है। अगर एक आदमी दूसरे से मुत्तफिक नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरा कोई मुल्क दुश्मन है या गद्दार है। उसमें हर पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त डिबेट हो रही है। पार्लियामेंट ने कुछ करारदादें दी हैं, वो बाहर के मुल्क से वापस आई हैं, तो उन्होंने आके कहा है कि ये एक पाकिस्तान के, मैं बतौर वजीर खारजा ये समझती हूँ कि सप्लाई बहाल होनी चाहिए। हम 48 ममालिक, मुझे अर्ज करने दें, तो उसमें उन्होंने आगे जो एक स्टेटमेंट उसमें उनकी जो आई है, उसमें किन बुनियादों पर उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो इन ममालिक से मामला जुड़े हुए हैं, और ये सिर्फ अमेरिका का मामला नहीं है, हमें ये देखना है कि हम इस दुनिया में कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे दूसरे मामला इससे जुड़े हुए हैं। अब उनकी राय से मैं पाकिस्तान के अवाम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसको मुल्क दुश्मनी कहना मेरा ख्याल है ये नामुनासिब है, इसलिए कि इस वक्त मुल्क में डिबेट है और हर पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस पर बात हो रही है। दुश्मनी हम नहीं कहते, हम इसको खोल देते हैं, लेकिन हमारी शराइत तो वहीं की वहीं रही ना। ये अब इसका फैसला भी पाकिस्तान के अकाबरीन को करना है। मैंने पहले भी अपनी खबर में अर्ज किया कि जनरल केहानी क़यादत मुलाकात है, जिस तरह आप बता रहे हैं, मैंने अर्ज किया कि जनरल केहानी, देखें उन गुफ्तगू का सिलसिला तो बंद नहीं हुआ ना। जनरल केहानी अफगानिस्तान के जर्नल से भी मिले, और फिर उसके बाद जो इसाफ कमांडर हैं उनसे भी मिले, और यही बात हुई। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो टर्की हमारा एक दोस्त मुल्क है, उनके डिप्लोमेट्स वो बहुत ज़्यादा वो एक हैक्टिक डिप्लोमेसी कर रहे हैं। फिर इसके अलावा अमरीकियों की एक टीम, जिसका बज़ाहिर मीडिया में जिक्र नहीं आया, वो भी इस्लामाबाद में मौजूद है, और इस चीज़ पर बात की जा रही है कि जो मफादात, जो मामला जो फंसे हुए हैं, उन्होंने शोर बड़ा मचा दिया था। क्या इनमें ताकत और जान तो है नहीं कि ये खड़े हो सके उनके सामने। अब इन्होंने
इसी तरह से ठंडा ठंडा सी गुफ्तगू शुरू कर देनी है। इसमें मुल्क में बड़ा मफाद है, इसमें देखें 48 मुल्क नाराज़ हो जाएंगे, ये कहानी है। खुदा का वास्ता हमें रास्ता दिलवा दो, हमने पहले बड़ी गर्मी पैदा कर दी थी, ये पहले सभी सबसे यहाँ बहस हो चुकी है। बात ये है वो लोग और होते हैं जो अपनी आवाम का और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इनको तो अपने अपने कारोबारों से फुर्सत नहीं है, ये क्या करेंगे? अब आखिर कार ने कुछ करना है। और अभी मैं ये बात गलत है असूली तौर पे, लेकिन अगर कोई रेजिस्टेंस आई भी है तो वो आपकी जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई है। ये तो सब कुछ करने को तैयार थे, इन्होंने तो वीज़े खोल दिए थे कि ओ जो मर्जी ब्रेक का वक्त हो रहा है। बस ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो कोई तकरीर लिखेंगे ना आगे के मेरे हम वतनों, उनके स्पीच राइटर काजी साहब होंगे, उनके खिलाफ हम लड़ रहे होंगे और आपकी लीडरशिप उनसे हाथ मिला रही होगी, जिस तरह गिलानी साहब ने जियाउल हक से हाथ मिला दिया था। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कामरान हमारे साथ इस्लामाबाद से होंगे, इरफान आराई होंगे, कराची से मुनव्वर आलम होंगे, आपकी मजीद कॉल्स भी लेंगे और कुछ मजीद खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। कॉलर है लाहौर से हमारे साथ अनवार समीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैंने समी साहब से ये पूछना था कि जब से हमने नेटो सप्लाई बंद की हुई है उसके बाद से हमें क्या फायदा हुआ है? अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, माली तौर पर हमें बंद करने का कुछ फायदा हुआ है? दूसरा ये कि काजी साहब जो है आमरीत की बड़े हक में है, तो हम जो है ना आमरीत में हमें हर चीज फ्री भी मिले ना तो वो भी हम लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये जमहूरियत आमरीत से लाख दर्जे बेहतर है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले आप जवाब दे दें। पहली बात तो ये पता नहीं आपने कैसे ये जान लिया कि मैं आमरीत के हक में हूँ, और दूसरी बात ये कि आपने ये कहा कि हमें सब कुछ ना भी मिले। अभी मुझे लगता है सब कुछ मिल भी जाए, आपको कुछ लगता है मिल रहा है। ज़रा दरवाज़ा नाक करके पूछ लें इर्द गिर्द जिनको नहीं मिल रहा कि उनके लिए इन दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं उनके क्या मानी है। अच्छा, उन्होंने कॉलर ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की नेटो सप्लाईज के हवाले से कि अगर हमने नेटो सप्लाई बंद की तो हमें मिला क्या। यही वो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर गालबन हिना रबानी खर ने यह कहा है कि इस वक्त हम 48 ममालिक या दुनिया का हम आइसोलेशन में नहीं जा सकते, क्योंकि एक चीज़ हमने जो की है उसका नुकसान हमें बहुत सारी दूसरी अतराफ से मिल रहे हैं। और मैं सिर्फ एक छोटा सा कमेंट इस पर करूँगा कि जो सियासतदान है, जो एग्जेक्टिव है और ख़ास तौर पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग होते हैं, उनसे तवक्को ये की जाती है कि वो फैसले वो करेंगे जो सही हो, जो मुल्क और कौम के मफाद में हो, भले वो अनपॉपुलर डिसीजन हो, भले वो ऐसे लग रहा हो कि ये शायद इनमें कोई वो ताकत नहीं है या ये कमज़ोर होकर कर रहे हैं, लेकिन अगर मफाद उसमें है पाकिस्तान का तो उनको वो फैसला करना चाहिए। अब ये फैसला तो जनरल कयानी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, सदर ये करेंगे कि इस नेटो सप्लाईज़ को बहाल करना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि वही कौमें कामयाब होती हैं जिनकी क़यादत, अगर मुल्क के मफाद में कोई फैसला अनपॉपुलर भी हो तो वो लें। और उसकी मैं एक बड़ी मिसाल दूंगा, जो मैं मुसलमान हूँ और जाहिर है अपने लिए जो मेरे लिए जो रहनुमाई है वो मैं हासिल करता हूँ जो हमारे अकाबरीन ने जो किया। तो सुलह हुदैबिया एक ऐसा सुलह थी जो बज़ाहिर बहुत सारे सहाबा को उस पर एतराज़ भी था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक विजडम थी मामलात को देखते हुए। तो जो इस वक्त फैसला वही होगा जो वो मामलात को देखते हुए करेंगे। उसको इस पे घसीट के ना लाएं, कहाँ वो लोग और कहाँ ये लोग, ये तो अपने मफादात के लिए, लेकिन अपने मफादात के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये मिसालें ले आएंगे फिर। और जिस दिन जियाउल हक का मार्शल लॉ लगा था ना, तो सबसे पहले जो उसने आया, मुझे बहुत छोटा था मैं, जो उसने आयात का इंतखाब किया था आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हालांकि मैं बहुत छोटा था, उसमें यह था कि उन लोगों से भी मशवरा कर लिया करो जिनसे वो बात क्या थी, जो पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़ के वो मजलिस शूरा में ला रहा था। हमें मेरे ख्याल में इन मिसालों से इज्तनाब करना चाहिए। सही। एक कॉलर है कश्मीर से, अब्दुल हफीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहजहां साहब ठीक ठाक। हाँ जनाब, समी साहब से ये पूछना है कि भाई जबकि अमेरिका का बड़ा इत्तेहादी भी है और नेटो सप्लाई भी हमारे बस की बात भी है, लेकिन ये ड्रोन हमले हमारे ऊपर आखिर क्यों हो रहे हैं भाई? सही, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जी। देखें, ये ड्रोन हमले इसलिए हो रहे हैं बुनियादी तौर पर कि आज से कई साल कबल जब इस जहाँ पर हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप थी तो उस वक्त इस बात की इजाज़त दे दी गई थी। जब हम अमेरिका के साथ इस जंग में शरीक हुए तो उस वक्त इस मुल्क में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, फ़र्द वाहिद थे, एक
डेमोक्रेटिक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था जो उनकी मर्जी की का ताबे था, क्योंकि सारी ताकत उनके पास थी। अगर उस वक्त के सियासतदान उनसे निकलना भी चाहते थे, लेकिन आइन के मुताबिक वो असेंबली तोड़ने का इख्तियार रखते थे, सब कुछ था, तो वो वहां पर उन्होंने ये फैसला किया, ड्रोन हमलों की उन्होंने इजाजत दी। इस हुकूमत ने जैसे रेजिस्टेंस करनी चाहिए थी, जो हम समझते थे सियासी हुकूमत से, बावजूद वो नहीं की, जिसकी वजह से ड्रोन हमले न सिर्फ हुए बल्कि उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ। वजूहत क्या थी? उसकी वजह यह थी कि काजी साहब प्रैक्टिकली जो चीज़ एक चली आ रही हो उसको रोकने के लिए, उस मामले को ख़त्म करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पर अपना इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। वो पाकिस्तान के पास नहीं थी। ये पॉलिटिकल पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं, एलीट की कमजोरी की बात नहीं है, हमारी इकोनॉमी ताकत की वजह से हमले हो रहे हैं। हमारे जो इस वक्त जो हमले, हमारे अंदर जो ताकत है उसकी वजह से वो हमले कर रहे हैं। जी, हमारे अंदर इस वक्त कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि अगर हम ठीक है, हमारे से क्या मुराद है? पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में कौन है? पाकिस्तान के लोग की बात करें ना, असेंबली की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान कहां पे इसमें? अच्छा, आगे भी बढ़ना है। मैं जरा इनका इस बात का जवाब दे दूं। देखिए, पाकिस्तान तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर पाकिस्तान बनाते हैं। पाकिस्तान ने एक जो डिप्लोमेटिक रास्ता इख्तियार किया, कन्फ्रंटेशन का रास्ता इख्तियार ने किया, पाकिस्तान की पार्लियामान ने करारदाद पेश की। पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने यह फैसला किया। नहीं, रूलिंग एलीट कौन है? कौन है? पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा है। आपके नजदीक होगी ये रूलिंग एलीट? आपके नजदीक होगी? मेरे नजदीक नुमाइंदा उस दिन होगी जिस दिन पार्लियामान का मेंबर भी उसी अस्पताल में इलाज कराएगा, उसी स्कूल में उसका बच्चा पढ़ना जाएगा जिसमें गरीब आदमी का बच्चा और गरीब आदमी का बच्चा पढ़ रहा है। हम पाकिस्तान, इनके जाती मफादात हैं रूलिंग ग्रो के, जैसे हम जमहूरियत कहते हैं और जमहूरियत के मुंह पे कालक मलते हैं। काजी साहब, पहले दिन ही घर नहीं बन जाता। सुन लें, आप तो इतने खफा हो जाते हैं, मुझे लगता है कि उठ के ही ना जमहूरियत का मुंह काला कर दिया। हम इसलिए भी तो बेकरार हो सकते हैं ना कि 1 अरब 18 करोड़ डॉलर की इमदाद भी तो हमें चाहिए ना, इसलिए हम नेटो सप्लाई बहाली। ये सिर्फ इमदाद का मामला नहीं है, इसमें आप जो इस वक्त जो मामलात हैं पाकिस्तान के, हम इस वक्त भारत जो है वो बिल्कुल इस बात पर तुला हुआ है कि किसी तरीके से पाकिस्तान आइसोलेशन में चला जाए ताकि उसके मकासद जो हैं वो हल हो सके। देखिए, थोड़ी सी बात फिर लंबी हो जाती है, ये चीज़ें खारजा पॉलिसी की हैं, इन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुनीर अकरम साहब एक पाकिस्तान के बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं, उन्होंने अपने एक रिसेंट आर्टिकल में सारी तरजीहात बयान की हैं कि पाकिस्तान की जो दिफाई पॉलिसी थी वो कई साल कबल जब बनाई गई थी तो उसमें फोकस सिर्फ इंडिया होता था, लेकिन अब क्या है, अब बहुत सारे थ्रेट्स आ गए हैं। अब एक इंडिया का बिल्डअप है वो अपनी जगह पर है, यूएस नेटो अलायंस जो है अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी जगह पर है, अलकायदा का एक थ्रेट जो था जिसको हम बहुत हद तक कंटेन कर सकते हैं वो एक अलग था, फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी, कई महाजों पर आप लड़ रहे हैं। आपको एक एक करके हर चीज हासिल करनी है। हो सकता है आज जो हुक्मरान काम कर रहे हैं वो हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं है, लेकिन वो हमारे इलेक्टेड लीडर हैं, हमें उनका मुहासबा भी करना चाहिए, उनसे उम्मीद भी। ये तो काजी साहब एक सेकंड में ऐसे बता देते हैं जैसे उनका ताल्लुक इंडिया से है, उनका ताल्लुक किसी और से है, इनका क्या ताल्लुक, इनका क्या ताल्लुक। मैं आपको अपनी राय बता दूं, ये नेटो खुल जाए या बंद हो जाए, इस मुल्क के 180 मिलियन अवाम से ना इसको कोई फायदा है या ना नुकसान। मैंने ये पोजीशन क्यों ली? मैंने पोजीशन ये ली कि इनमें जान है। ये कल जब जो जगह थी सलाला थी, वहां पे हमला हुआ था, शोर मचा के बाहर आ गए, तलवारें सौंप ली इन्होंने। आज ये खोलना चाहते हैं, आज मीडिया पे हर जगह पे ये बोलेंगे, मुख्तलिफ मिसालें देंगे कि क्या किसमें क्या, इसमें किसी का कोई, यहाँ से अगर वो गुजरेंगे क्या होगा? जब वो गुजरते थे तो यहाँ ज़्यादा अटैक हो रहे थे, यहाँ पे हमारे लोग ज़्यादा मासूम मर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वो वार एंड टेरर जो उनके रूट्स पे जो नेटो कंटेनर पे रोज आग लगी होती थी। हाँ जी, हमारा ज़्यादा नुकसान हो रहा था खुले हुए, हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे ड्राइवर, हमारे मेहनतकश मर रहे थे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, इसके खुलने या बंद होने से कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। बड़ा ताल्लुक किसका? ये गलत कर रहे हैं बात, ये बिल्कुल एक फजूल बात कर रहे हैं। तो खत्म करने देना, पाकिस्तान के बात खत्म करने देना, बात ये है का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है इससे। अगर हम जंग में जाते हैं यार, मुझे बात, अगर हम जंग में जाते हैं, आप अपनी बात कर लीजिए, चाहे नेटो के साथ जाते हैं, इंडिया के साथ जाते हैं, क्या उससे आवाम का फर्क नहीं पड़ेगा? ये तो नहीं मरेंगे, ये तो कहीं चले जाएंगे किसी महल में। खुलने से हम नहीं मरते नहीं, हमें आपकी पॉलिसियों ने बंदे मारे हैं, आपकी पार्टी, मेरी जंग है, हमारी जंग है। आपने कितने बंदे मरवाए, आपने कितने यहां धमाके करवाए वार एंड टेरर को कंटिन्यू करके आपकी पार्टी ने? ये नहीं करवाया आपने। यहां आपके नुमाइंदे नहीं कहते रहे ये हमारी जंग है, ये हमारी जंग है। तो अगर लाहौर में बम फटेगा, अगर इस्लामाबाद में बम फटेगा तो वो हमारा नहीं होगी जंग? मेरी बात, हर शहर में पाकिस्तान के बम फटे, पाकिस्तान के मासूम लोग कत्ल किए, आपको पता नहीं किससे खौफ हो रहा होगा। इस जंग को लेके आया था, पीपल्स पार्टी ने सीने से लगाया, कोई पीपल्स पार्टी ने सीने या लगाए रखा आपने, किसने रखा? और अब क्या है, अब ये मर रहे हैं, अब ये मर रहे हैं खोलने के लिए।
इन्हें कोई रास्ता मैं खोल अच्छा, दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, खोल दें, मगर औकात तो सामने है कि हम किस जोगे हैं और किस जोगे नहीं है। अच्छा, मेरा ख्याल है फैसला उन्हीं को करना है। फैसला तो उन्हीं को करना है, लेकिन देखिए कोई भी जो जंग है वो मसले का हल नहीं। अफगानिस्तान में आपने ये आज पता चला आपको, जब आप कह रहे थे ये हमारी जंग है तब भी पता चला था। अच्छा आगे चलें, ये इस मौजूद पे मुझे आज बोलने नहीं, आप मुझे बताएं ना, जब आपके नुमाइंदे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कह रही थी, फौजिया आप कह रही थी और लोग कह रहे थे ये हमारी जंग है, हमारी बड़ी प्यारी जंग है। अच्छा, सवाल वहीं का वहीं कि हमें क्या फायदा है? हमें देखिए, हमें जंग का कोई फायदा नहीं, हमें जंग से निकलना है। काजी साहब क्या कह रहे हैं कि आप ड्रोन गिरा के एक और जंग में शरीक हो जाएं। पहले जो जंग है हम उसको खत्म करने के लिए बात कर रहे हैं। हुजूर आप कहां गिराएंगे? पहले आपको हुक्म था कि लड़ाई करनी है तो आप लड़ रहे थे, जब ऊपर से कोई और हुक्म आएगा वो मान लेंगे, नीचे सियासत आप मफामत की करेंगे। ये बात किसी हद तक सही है कि क्योंकि मफादात हमारे दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो हम अपनी कमजोरी की वजह से रूलिंग क्लास के मफादात जुड़े हुए, आवाम के नहीं जुड़े हुए। अब मेरा भी एक हुक्म है, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़, खबरें हमारे बीच में रह जाएंगी तो और क्या। अच्छा, एक बड़ी अहम खबर थी हैदराबाद से, जो डॉक्टर आफ्ताब कुरैशी को अगवा किया गया। ये सारा मामला है कि हम उनसे भी बात करते हैं, अपने नुमाइंदे से, लेकिन आपके पास मुझे जो ये खबर मिली है, जो हमारे नुमाइंदे इस पर मजीद रोशनी डाल सकते हैं, कि वो बड़े मुमताज़ न्यूरो सर्जन हैं। कराची और हैदराबाद दोनों में उनके क्लिनिक थे, और वो हैदराबाद से कराची के लिए जब निकले तो रास्ते में वो गायब हो गए। उनके घर में तावान के लिए कॉल्स भी आ चुकी हैं, जिससे ये साबित होता है कि वो उन्हें अगवा किया गया है। लेकिन जो इसका अफसोसनाक पहलू है, अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे नुमाइंदे इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि कराची और हैदराबाद की पुलिस इस पे अड़ी हुई है कि जी हम तो पता नहीं कि कौन सी जगह से वो किडनैप हुए, तो इसलिए हम इसका पर्चा दर्ज नहीं कर सकते। अब अगर वो इरफान से बात कर लेते हैं। इरफान, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, डॉक्टर आफ्ताब कुरैशी न्यूरो सर्जन है, हैदराबाद से कराची जाते हुए अगवा किया गया। लेकिन क्या वाकई इसी बात पर पुलिस जो है वो आपस में कशमकश का शिकार है कि किस इलाके से अगवा किया गया, किसकी हुदूद में ये आता है, कोई पर्चा दर्ज नहीं कर रहा है? हकीकत क्या है? जी शाजिया, इस वक्त जो हैदराबाद में पोजीशन है, ये एक पूरी सीरीज है जिसमें इससे पहले भी प्रोफेसर अगवा हुए हैं, और अब डॉक्टर आफ्ताब कुरैशी जो कि उनके नामवर न्यूरो सर्जन है और वाहिद न्यूरो सर्जन है जो कि यहाँ पर न्यूरो ऑपरेशन करते हैं, वो कल सुबह कराची से हैदराबाद आते हुए अचानक बीच में से गायब हो गए सुपर हाईवे से। ताहाल पुलिस जो है वो इस कश्मकश में है कि ये किस जगह से गायब हुए हैं। न कराची में अब तक उनका पर्चा दाखिल हुआ है, ना हैदराबाद में उनकी FIR अभी तक दर्ज की गई है। तो उनके घर वालों को कोई कॉल्स आ रही हैं? जी, इस हवाले से तावान की रकम की वसूली के लिए जो है वो कॉल्स तो मौसूल हुई हैं, उन्हें ट्रेस करने की कोशिश भी की जा रही है, मगर इस हवाले से भी अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। और मैं इसमें आपको एक चीज ये बता दूं कि इससे पहले प्रोफेसर, चाइल्ड प्रोफेसर हैं असलम मेमन, वो अगवा हुए थे कुछ अर्से पहले, तो वो भी खुद ही अपनी तावान की रकम देकर आए थे। तो शायद जो अगवा करना है उन्होंने वो आफ्ताब कुरैशी से भी शायद जाती तौर पर रकम वसूल करने के बाद उन्हें रिहा कर दें। ये एक पूरा सिलसिला है। इसमें रईस परवेज, प्रोफेसर रईस परवेज भी इनसे कबल अगवा हुए हैं, वो भी खुद तावान की अदायगी के बाद आए थे यहाँ पर। अगवा बराए तावान की जो पूरी सीरीज से डॉक्टर जो है वो काफी खौफजदा हैं, और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस पर कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बड़ी अहम खबर है, क्योंकि बहुत बड़ा इकॉनमी का सेक्टर जो है वो, ये तो खैर बात उन्होंने बता दी, एक अफसोसनाक मामला था। ये जो टैक्स लगाने की बात हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ा शॉर्ट फॉल आ रहा है इस वक्त, और ख़बर ये भी है कि इस 2013 में बहुत मैसिव गिरावट हो सकती है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो पहले तो ये कैसे पैसे रेज करें, यूटिलिटी बिल बढ़ा रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए चले जा रहे हैं, मगर एक मूव ये थी कि आप सोसाइटी के उन सेगमेंट्स पे बोझ डालें जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, मगर चूंकि ये सारे पॉलिटिकल एलीट भी हो, चाहे जो है वो मिलिट्री की एलीट हो, ये सारे उसको बिलोंग करते हैं। ये ना लोग समझें कि मेरा कोई मिलिट्री से या किसी को लेना देना है। बात यह है कि वो कह रहे हैं जी कि हम 10% मैसिव टैक्स उन्होंने प्रपोज किया है एक डील पर। 259 स्क्वायर मीटर जो एक प्लाट है वो अगर बिकेगा तो 10% में बहुत बड़ा टैक्स उन्होंने कहा है। मगर एक उन्होंने उसमें छूट रखी है कि अगर 2 साल के अंदर ये डील होती है, यानी बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर टैक्स लगेगा। अगर कोई 2 साल के बाद अपनी ज़ाती हैसियत से ख़रीदना चाहता है तो 3 साल के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी बिकती है तो उस पर नहीं लगेगा। मगर इसमें एक और अच्छी बात कि ये जो लोग गाड़ियाँ इतनी महंगी खरीदते हैं, जाके मिनट पता करें, इसके भी उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि 3 लाख के करीब, अभी खबर बता रही है 0.3 मिलियन 3 लाख ही गालबन बनते हैं, या कुछ जो भी ये फिगर है। तो उनको पता करें कि ये जो लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं क्या ये टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये भी एक बड़ी अच्छी प्रपोजल थी स्टैंडिंग कमेटी की। और फिर उन्होंने एक प्रपोजल और दी है
वो ये कह रहे हैं कि जी जिसका 10 लाख से ज़्यादा अकाउंट है उसको मॉनिटर करें और उसको देखें कि क्या वो टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा। और फिर एक अच्छी तजवीज़ ये भी थी, जो हमारे जैसे सैलरीड पेशा लोग हैं जिन्होंने टैक्स देना ही होता है, कि उन्हें कुछ मराहत दी जाए। उन्हें एक प्राइड या एक ऑनर कार्ड दिया जाए। अगर वो जाते हैं कोई शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में जाते हैं या पासपोर्ट लेने के लिए जाते हैं, तो वो जो टैक्स दे रहे हैं, अब एक हवाले से तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी बन जाती है, क्योंकि जो गरीब आदमी 5-6 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये महीने के कमा रहा है, वो तो बेचारा अगर उसको नहीं मिलेगी और हमें मिलेगी तो ये भी बात गलत है, ये बात भी गलत है। लेकिन बात असल में जो इसमें कैच है वो ये है, अहम बात ये है कि क्या ये लोग प्रपोजल तो आई, आप देखें ना, एक अच्छी प्रपोजल आई एम अप्रिशिएटिंग इट, कि ये पार्लिमान का काम है, ये करो ये करो। ये हम ये नहीं कह रहे कि मार्शल लॉ की तरफ जाओ, इस मार्शल लॉ से बड़ी बेहूदगी कोई नहीं है, जुल्म कोई नहीं है अवाम पे। लेकिन जब जमहूरियत के नाम पे आप अवाम को कुचलते हैं, उनके मुंह पे तमाचा इसलिए मारते हैं क्योंकि उन्होंने आपको वोट दिया था, आप उनका आसरा बने थे, और आपने क्या किया, कभी फौज से हाथ मिला लिया, जैसे गिलानी साहब ने मिला लिया था ज़िया उल हक के साथ, उसकी कैबिनेट में वजीर थे, और थे रहमान मलिक साहब जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ थे मोहतरमा शफीका ज़िया उल हक साहब के। अब ये सारे जमहूरी चोला पहन के आ गए। हमारे साथ वारदात ना करें, हमें जमहूरियत दें और असली जमहूरियत दें। मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे कॉल लेने दें। लाहौर से हमारे साथ अली हैदर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मोहतरमा, मैं अली हैदर बोल रहा हूँ। मेरे 3 बेटे आर्मी में हैं। जी जी, ठीक है। अमेरिकनों के साथ लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर कोई खतरा या कोई किसी किस्म का खौफ महसूस हो तो मुझे हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बातें यहाँ होती हैं कि हमें क्या मिला और नेटो सप्लाई रोकने से क्या मिला, मैं बताता हूँ क्या मिला। हमारे 50% जो बेगुनाह मुसलमानों को ये कत्लेआम कर रहे थे वो अफगानिस्तान में खत्म हो गया। नंबर 2, ये जो कहते हैं यहाँ भी हो रहा है वहां भी हो रहा है, यहाँ के दहशतगर्द हैं, वहां लड़ने वालों को मैं तालिबान नहीं कहता, मुजाहिदीन इस्लाम कहता हूँ। और मैंने अपने बच्चों को भी ये तलकीन की हुई है कि इस खित्ते की हिफाजत करने के लिए 1-1 इंच पे कट मरो, लेकिन मुझे शर्म से मेरा सर नीचे ना करना। ये हमारे जज्बात हैं। बाकी जहां तक रही हिना रबानी घर की बात, तो फिर उसे बोले 7 लाख की फौज घर बटा दें। सैयद हसन नसरुल्लाह बैरूत वाले ने 5000 आदमियों के साथ अमेरिकन और इजरायली आर्मी को अभी अभी शिकस्त दी और उनको नाको चने चबा दिए। गिरी तो कोठियां बड़े लोगों की गिरी, टूटे तो पुल टूटे वो फिर बन गए। इन चीजों के नुकसान से इंसान को डरना नहीं चाहिए। ये नेटो फोर्सेस हमारे ऊपर पहले भी हमला करती रही हैं। आप सलाउद्दीन अयूबी का जमाना ले ले, बेबरस को स्टडी कर ले। बेबरस ने ये सबक सिखाया था कि ये 5 मुल्क इकट्ठे होकर इनको शिकस्त फाश आखिर मेरे हाथों से होगी। आखिर हमारे मुसलमान भी शुक्रिया, लेकिन बहुत शुक्रिया अली हैदर आपका। देखें, चलें आप कर लें नहीं, आप कमेंट। कमेंट देखें, उन्होंने ये जो बात कही उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और हमें उनके 3 बच्चे उन्होंने बताया आर्मी में, हमें बड़ा उनका मैं बड़ी रिस्पेक्ट है, और उनके जो व्यूज़ हैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट है। और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि उसमें आप एक ओपन डिबेट है, हर आदमी अपने अपनी नज़रियात की, अपने ख्यालात की बात कर रहा है। और मैंने जैसे पहले कहा कि ये फैसला हमारे काबरीन करेंगे, जिस तरह वो 3 बच्चे उनके हैं, मैं जनरल कियानी की विजडम पे यकीन रखता हूँ, मैं पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट की विजडम पे भी यकीन रखता हूँ, और जो भी फैसला होगा वो मिल के होगा, और एक पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से, क्योंकि इस वक्त वो हुक्मरान है, हम उनका फैसला मानेंगे। मैं तो यही कहता हूं कि फैसला सलाह मशवरे के बाद और तमाम जो ओपिनियंस हैं उनको सामने रख के करना चाहिए। और मैं एक जो बात करूंगा आखिर 1 मिनट में, थोड़ी सी रहीम और उसकी सकीना बिल्कुल वो कर लेते हैं। कराची भी चलते हैं। कराची में हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं मुनव्वर आलम। मुनव्वर आलम, कल से कराची के जो हालात है सबके सामने है, खास तौर पर कल जो मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद असलम अजीज शेखुपुरी को वहाँ पर फायरिंग करके कत्ल किया गया, उसके बाद वहाँ पर क्या सिचुएशन बनी और कुछ टारगेट किलिंग के वाकयात भी कल से सामने आ रहे हैं। टारगेट किलिंग पिछले अगर गुज़श्ता 7 साल के दौरान देखी जाए तो कुछ मंथ ऐसे हैं, कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें टारगेट किलिंग तेज़ी से बढ़ती है। उसमें मई का महीना भी है। पिछले 7 सालों के दौरान मई का महीना ऐसा रहा है कि जिसमें टारगेट किलिंग साल में काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर रमज़ान से 1 महीना कबल जो भी महीना हो रमज़ान से पहले, उसमें काफ़ी किलिंग होती है, और बकरीद से 1 महीना पहले जो आता है वो उसमें किलिंग होती है। तो जो मई का ये महीना है, इसमें किलिंग पिछले गुज़श्ता 7 सालों का एक ट्रेंड है जो चला आ रहा है। इसमें न सिर्फ सेक्टेरियन होती है,
पॉलिटिकल होती है, बल्कि जो गैंग वॉर्स आपस में हैं वो भी काफ़ी क्लैश में आते हैं, और ये पिछले 7 साल से ट्रेंड है। अब जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ासतौर पर ये कल जो मोहम्मद असलम अजीज़ शेखुपुरी का कत्ल हुआ है, सेक्टेरियन इसको अभी तक पुलिस करार दे रही है, इसके हवाले से तफ्तीश अभी जारी है। बहुत शुक्रिया मुनव्वर आलम। अच्छा, किसी प्रोग्राम में हम ये जरूर डिस्कस करेंगे जो उन्होंने बताया कि मई के महीने में टारगेट आप रहीम और सकीना की बात बताना चाह रहे हैं। मैं कल आज जब सुबह दम समी साहब कहानी देख रहा था तो मुझे एक स्टोरी मिली, एक इब्राहिम और सकीना की, रहीम और सकीना की स्टोरी मिली, और बड़ी वो दिलगुदास कहानी थी कि वो एक बदीन के गांव में रहते हैं जहाँ पे वही मिर्ज़ा साहब की हुक्मरानी भी है और उनका वो भी, वहाँ पे कोई अल्लाह जुरियो पताफ़ी एक लैंडलॉर्ड है, उसको जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़माने में इस शख्स के वालिद ने अपनी ज़मीन थोड़ी सी जो भी थी इसके पास, इसने 16,000 पट्टे पे दी। बाद अज़ां उसने वापस नहीं की और इसका मुकदमा चलता रहा और मुकदमा स्टेट ने यानी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसके हक़ में कर दिया। उस मुकदमे के हक़ में हो जाने के कुछ दिन बाद इसका वालिद जो मालिक था उसका कत्ल हो गया। फिर इस आदमी ने स्ट्रगल शुरू कर दी, ये अपनी उस छोटी सी ज़मीन के किते के लिए लड़ता रहा। ये बताता है कि 7 से 8 NGOs इसके पास आई, इवन वो जो हैं गबोल साहिबा जो कि ह्यूमन राइट्स की वज़ीर है वहाँ पे, नादिया गबोल गालबन उनका नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी गई और उन्होंने यकीन दिलवाया कि जी हम आपको इंसाफ लेके देंगे। इम्प्लीमेंट करनी है अदालत की एक वर्डिक्ट, ये है असल पाकिस्तान, रहीम और सकीना का पाकिस्तान जो देख रहा है इन सियासतदानों को कि वो मेरे मसाइल हल करो। वहाँ पे मसला क्या है, वो लैंड लॉर्ड है, अब कैसे लैंड लॉर्ड के खिलाफ एक्शन करें। अब ये इन्होंने कहा जी मैं जुल्फ़कार मिर्ज़ा से भी मिला कि यार मेरी छोटी क्या करनी है ज़मीन, ग्लोब की रजिस्ट्री करा लें आप, पहले ही आपके पास इतनी लैंड है, और एक गरीब आदमी के पास चंद गज की लैंड जो उसकी रोटी का है वो भी नहीं आप करते, और फिर हमें कहते हैं कि हम झंडा लेके जमहूरियत का तुम्हारे पीछे चलें क्योंकि तुम जमहूर को चल रहे हो। क्यों नहीं किया अब तक 4 सालों में? ये 2 साल से तो ये बंदा प्रेस क्लब के सामने बैठता है और उसकी बीवी के साथ, और वहाँ थोड़ी बहुत मेहनत करता है, एक रस्सी बना के बेचता है, और वहाँ पे बता रहा है कि हर सियासतदान जो 2 सालों में आता रहा इसके पास प्रेस क्लब में, वो उसे मिलता रहा और उसके मसले को जानता है, मगर वो कितने पावरफुल हैं वो लोग, जोरियो साहब जो हैं वो नहीं वापस ले सके। तो ये है कहानी। सही। समी साहब एक खबर फटाफट वो बता दें, जो ड्राइवर फ़ोन पे बात कर रहा था और एक 5 साल बच्चा वकास कुछ ला गया। ये भी एक छोटी सी खबर थी और अखबार में वो गुजर जाएगी, लोग भूल जाएंगे उसको, लेकिन ये एक पाकिस्तान के लिए जो एक सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान के लोगों का, ख़ास तौर पर शहरों में, वो ये है कि जिस वक्त लोग अपनी इर्रिस्पॉन्सिबल जो हमारा एटीट्यूड है वो भी एक मसाइल की बहुत बड़ी वजह है। हम लोग फ़ोन करते हुए फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये नहीं देखते। अब वो 5 साल वकास, क्या उसके माँ बाप के ख्वाब होंगे? वो क्या उस बच्चे का हक नहीं था कि वो यहाँ पर इस दुनिया में ज़िंदा रहता और जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक नेमत है उसको दी, उसको एंजॉय करता? उसको कुचल दिया उसने क्योंकि वो मोबाइल पे बात कर रहा था। तो ये जो 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर उसने कानों में वो सुनने वाला आला लगाया होता, हाथ में ना थामा होता तो शायद ये एक्सीडेंट बच जाता। और फिर दूसरा, कितने नाकों से कितने चौक से वो गुजर के गया होगा, किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा कि तुम फोन सुन रहे हो और ये कुछ हो रहा है। बहरहाल रह गई बहुत सारी खबरें काई साहब आपकी बहस की वजह से। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो जमहूरियत है ना, ये आपसे कुछ नहीं जाएगी। ये जमहूरियत जो है ना, पाकिस्तान के अवाम ने बड़ी मेहनत से हासिल की है। हमारा तो वजन ही कोई नहीं है, कुचल तो आप रहे हैं, जमहूरियत को डिफेम तो आप कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस जुल्म का नाम बदल लें, खुदा का वास्ता ये तो ना करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। जैसे आप जमहूरियत कहते हैं उसका नाम बदल लें, क्लोजिंग कर दो प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।